सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। सो गाइज, जितने भी स्टूडेंट है बीए प्रोग्राम के सेमेस्टर 4 के, तो आप लोगों के पास जो पॉलिटिकल साइंस मेजर है यानी पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया का यूनिट नंबर 7 आज करने जा रहे हैं। तो और जो बाकी की पहले की यूनिट से मैं ऑलरेडी सारी करा चुकी हूँ, तो आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 7। तो यूनिट नंबर 7 का भी हम पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे 2 टॉपिक्स दे रखे हैं। तो आज जो हम फर्स्ट उसका टॉपिक करेंगे, हम जो सीएजी के बारे में दे रखा है, यानी भारत के जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है, उसके बारे में क्या करेंगे आज हम पढ़ेंगे। तो हमें आज पढ़ना है यूनिट 7। यूनिट 7 में पढ़ेंगे हम जो भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक जो है, यानी सीएजी। सीएजी क्या है, सीएजी के क्या कार्य होते हैं, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहाँ से आप ये पीडीएफ परचेस कर सकते हैं ओनली 9 रुपीज में। एंड ये पीडीएफ आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल हो जाएगी। सेम ही पीडीएफ इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगी। तो मैं करा हिंदी मीडियम में रहती हूँ, और मैं पीडीएफ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम वाला स्टूडेंट हो तो इंग्लिश मीडियम में पीडीएफ परचेस करके बाकी पढ़ लो हिंदी में, और बाकी परचेस कर लेना इंग्लिश वाला पीडीएफ, तो आपको पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये क्या करते हैं, ये जो इसमें जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है, तो अब जो 1971 में संशोधन के बाद जो नियंत्रक है यानी कंट्रोलर है, इसको हटा दिया गया और इसका काम ओनली क्या रह गया, महालेखक परीक्षक का रह गया है अभी। यानी ओनली ये क्या करता है, ऑडिट करता है। तो किस चीज की ऑडिट करता है, क्या करता है, चलिए हम पढ़ते हैं। तो भीमराव अंबेडकर ने कहा है संविधान का निर्माण करते समय कि भारत का जो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है, यानी जो कैग है, कंट्रोलर एंड जो ऑडिटर जनरल है, वो संभवतः भारत के संविधान का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है। यानी इंडिया का क्या है, यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। वह ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है, यानी वो एक ऐसा पर्सन है जो कि क्या करता है, ऑडिट करता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए। यानी जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा जो खर्च होते हैं, यानी जितने भी इस पार्लियामेंट में जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनको जो बजट दिया जाता है हर स्टेट के या केंद्र सरकार के हो, यानी जो केंद्र के हो चाहे स्टेट के हो, राज्य सरकार के हो, तो क्या इनको जो बजट दिया जाता है, तो इन बजट की जो सीमा है, यानी एक लिमिटेशन हो, और वो जो खर्च है वो अधिक खर्च ना कर पाए, यानी फालतू खर्च ना कर पाए, इसकी क्या करता है, इस चीज की ऑडिट करता है महालेखक परीक्षक। संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मुद्दों पर ही धन खर्च किया जाएगा। यानी जो इम्पोर्टेंट कार्य होंगे, यानी इम्पोर्टेंट जो वर्क होंगे, जो भी इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट के लिए, किसी चीज के लिए यूज होने के लिए जो काम होंगे, ओनली उस चीज में क्या किया जाए, पैसे को खर्च किया जाए। तो जो जनता से टैक्स लिया जाता है, ये सारे पैसे जो लिया जाते हैं, इन सबको जहाँ रखा जाता है, तो उसमें से बंटवारा करके कौन देता है, ये जो महालेखक परीक्षक है, ये उसी चीज की जांच कर रहा होता है कि जो चाहे स्टेट हो चाहे सेंटर हो, इन दोनों में जो भी हो, यानी केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, ये पैसे को कैसे खर्च कर रही है, ये नियंत्रक नहीं करती है। पहले नियंत्रक करती थी, यानी पहले कंट्रोल करती थी, पर क्या अब क्या करती है, अब सिर्फ ऑडिट करती है कि उन्होंने कहाँ खर्च करा है, कहाँ नहीं करा है। यानी मान लो कि सेंट्रल है चाहे स्टेट है, उसको दिया, उसने क्या किया, एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे दिए गए, मान लो पुल बनाने के लिए, तो पुल बनाने के लिए उसने पैसे दिए। मान लो स्टेट सरकार को या केंद्र सरकार को पुल बनाने के लिए पैसे, उसमें से पुल के लिए पैसे हटाए गए, तो पुल बनाने के लिए मान लो 60,000 करोड़ रुपए दिए गए, तो दे दिए। उसके बाद क्या हुआ,
दे दिए, उसके बाद में जब पुल बन गया उसके बाद ये क्या करता है, जांच करता है कैग। तो जांच करता है, उसके बाद देखता है, लिस्ट निकालता है कि उसमें कंकड़ कितने के आए, सरिया कितने के आए, रॉड कितने के आए, मिट्टी कितने की, बारूद कितने के आए, मतलब पूरा पैसा कितना लगा है और कहाँ से माल खरीदा गया, वहां जाके चेकिंग करता है कि ये दोनों मिल रहा है। यानी 60,000 करोड़ अगर सरकार बता रही है कि इस पुल में खर्चा हुआ है, या इस शिक्षा में खर्चा हुआ है, इस स्कूल में खर्चा हुआ है, किसी भी योजना में खर्चा हुआ है, तो वो सही है कि नहीं है, इस चीज की ऑडिट कौन करता है, कैग करता है। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ऑडिट करता है। तो आप समझ गए। अब जानते हैं कि भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है यानी कैग, ये भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। यानी ये क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट है, यानी ये एक संविधान द्वारा है दिया गया एक संस्था है, यानी एक संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में जिक्र है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है। ये भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग यानी इंडियन जो ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का प्रमुख और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षण होता है। यानी इंडिया के जितने भी खर्च होते हैं स्टेट पे एंड सेंट्रल, जितने भी खर्च करते हैं जिस भी योजना में, जिस भी प्रोजेक्ट में, तो वो खर्च की जो ऑडिट करता है, और अकाउंट डिपार्टमेंट का जो हेड होता है प्रमुख, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र पर होता है, यानी पब्लिक सेक्टर में जो होता है उसका प्रमुख रक्षक होता है, यानी उसके एक एक रक्षक के रूप में एक कार्य करता है। तो इस संस्था के माध्यम से क्या होता है, संसद और जो राज्य विधानसभाओं के लिए सरकार और अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों यानी सार्वजनिक धन खर्च करने वाले की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है, और यह जानकारी जनसाधारण को भी दी जाती है। यानी ये इंस्टीट्यूट के माध्यम से किया जाता है, इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से यानी इस संस्था के माध्यम से संसद यानी पार्लियामेंट और जितने भी राज्य विधानसभा होते हैं, तो विधानसभा क्या किया जाता है, इन सरकारों के जितने भी खर्च होते हैं, यानी जितने भी पब्लिक सेक्टर में खर्च होते हैं, उन खर्चों को क्या किया जाता है, उसकी जवाबदेही मांगी जाती है। यानी उनसे क्वेश्चन करते हैं ये कैग कि आपने कहाँ खर्च करे, कैसे कैसे खर्च करे, अगर और उन्होंने जो जो खर्च किए, जैसे जैसे खर्च किए, उसकी जानकारी आम जनता को भी यानी पब्लिक को भी दी जाती है कैग के द्वारा। अब इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि जान लेते हैं, थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। तो महालेखक खकार का कार्यकाल जो होता है, मतलब इसकी जो टाइम पीरियड होती है, वर्ष 1898 में इसको स्थापित किया गया था। तो थोड़ी इसकी इंट्रोडक्शन जानते हैं, इसकी पृष्ठभूमि जानते हैं। तो जो महालेखाकार कार्यकाल जो वर्ष है, यानी जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर है, उसका जो कार्यकाल जो वर्ष है, यानी जो वो शुरू हुआ था, स्टार्ट हुआ था, ये 1858 में यानी 1858 में क्या गया था, इसको फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक उसी वर्ष जब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रशासन नियंत्रण अपने हाथों में लिया था। जब जो अंग्रेज आए थे, ब्रिटिशर्स आए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भारत की जो एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में किया था, अपने हाथों में लिया था, उस समय से ही ये क्या हो रहा है, ये बना था जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। इसका मतलब जो इसके जो पद है, यानी इसकी जो इंस्टीट्यूट है, इस तो ये कब से बना, ये अंग्रेजों के टाइम से ही बनाया गया था, 1858 में ही। ठीक है, तो बहुत पुराना है। पर इसको 1971 में यानी 1971 में इसको थोड़ा चेंज किया गया, और महालेखाकार जो मतलब इसमें जो कंट्रोलर था, यानी इसमें जो उसको हटा के ओनली ऑडिट का काम इसमें बस रखा गया। अब तो वर्ष 1860 में सर एडवर्ड एंडम को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। यानी 1860 में जो सर एडवर्ड ड्रमंड थे, तो उसको पहले जो ब्रिटिशर्स थे, तो उसने क्या किया था, उसने फर्स्ट टाइम ऑडिटर जनरल के रूप में क्या किया था, इस पद को संभाला था। इसके कुछ समय बाद भारत के जो महालेखक परीक्षक जो है, उसको भारत सरकार का लेखक परीक्षक और महालेखक कहा जाने लगा। फिर क्या हुआ, उसको महालेखक परीक्षक जो कहा जाने लगा इनको। उसके बाद वर्ष 1866 में यानी 1866 में
इस पद का नाम बदल दिया गया, नियंत्रक महालेखक परीक्षक कर दिया गया। यानी इसका पहले नाम क्या था, ओनली महालेखक परीक्षक था, उसके बाद बदलकर नियंत्रक महालेखक परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रखा गया। और वर्ष 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के रूप में फिर नामित किया गया, यानी फिर इसको चेंज करके 1884 में इसमें इंडिया भी जोड़ दिया गया। इसको नाम रख दिया गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यानी भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में इसको नाम मिला। उसके बाद क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम जो था 1919, उसके तहत क्या हुआ, महालेखक परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया, यानी सरकार जितने भी इस पे गवर्नमेंट की मतलब कंट्रोल थे उसको हटा दिया गया, क्योंकि इस पद में वैधानिक दर्जा दिया गया था। क्योंकि ये जो पोस्ट थी इस पे क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक लीगल क्या किया गया था, दर्जा दिया गया था, एक मान दिया गया था, एक रिस्पेक्ट दी गई थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे में प्रांतीय लेखा परीक्षकों के लिए प्रावधान करके महालेखक परीक्षक के पद को और शक्ति दी। यानी भारत सरकार अधिनियम जब 1935 आया तो उसने संघीय ढांचे को क्या किया, प्रांतीय लेखा परीक्षक के लिए भी प्रावधान करने लगे। मतलब पहले केंद्र का करता था, फिर ये केंद्र संघीय ढांचे में आ गया तो प्रांतीय और जो स्टेट दोनों के करने लगा ऑडिट, दोनों के काम को। इस अधिनियम में नियुक्त और सेवाएं प्रक्रिया का भी उल्लेख था, यानी इस जो इंस्टीट्यूट है इसमें इसकी नियुक्ति कैसे की जाती है, इसको अपॉइंट कैसे किया जाता है, इसका भी जिक्र किया गया है, इसकी बात की गई है। भारत के महालेखक परीक्षकों के कर्तव्य का भी संक्षिप्त विवरण मिलता है इसमें, यानी उसके क्या क्या कार्य होंगे, उसके क्या क्या फंक्शन होंगे, उसकी तो इसके बारे में भी बताया गया है। वर्ष 1936 के लेखा और लेखक परीक्षक आदेश ने महालेखक परीक्षक के उत्तरदायित्व को लेखा परीक्षकों के कार्य का प्रावधान किया। यानी वर्ष 1936 में जो लेखा और लेखा परीक्षक आदेश ने क्या किया, इसके तहत महालेखक परीक्षक के जो उत्तरदायित्व थे उसको लेखा परीक्षक कार्यों का इसमें प्रावधान किया गया, इसको जोड़ा गया। यानी ये व्यवस्था क्या हुआ थी, वर्ष 1947 तक अपरिवर्तित रही, यानी चलती रही। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में क्या गया, इसको जोड़ा गया, कैग को जोड़ा गया और भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की नियुक्ति की जाने का प्रावधान किया गया। यानी इसकी जो अपॉइंट है वो कौन करता है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा, यानी प्रेसिडेंट इसकी नियुक्ति करता है, इसको अपॉइंट करता है कैग को। तो वर्ष 1958 में कैग के जो क्षेत्राधिकारों में जम्मू और कश्मीर को भी शामिल किया गया। यानी 1958 में 1958 में जो कैग के जो अंडर में जम्मू और कश्मीर को भी लिया गया था, यानी इसको भी कंट्रोल, इसके भी मतलब जितने भी फंड होंगे उन सबको कंट्रोल कौन करेगा, उस सबकी ऑडिट कौन करेगा, कैग करेगा, उसको 1958 में इसको जोड़ा गया था। वर्ष 1971 में केंद्र सरकार ने नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य, यानी उसके कार्य जो थे, उसकी शक्ति, उसकी पावर और उसकी जो सेवा थी, इस शर्तों के अधिनियम के तहत 1971 में इसको चेंज किया गया। क्या किया गया, अधिनियम ने जो कैग को केंद्र और राज्य सरकारों के लिए लेखन और लेखा परीक्षक दोनों की जिम्मेदारी दी, यानी वो लेखन भी करेगा, लेखन का कार्य भी करेगा और लेखक परीक्षक यानी ऑडिट का भी काम करेगा। वर्ष 1976 में कैग को लेखान के कार्यों से मुक्त कर दिया गया। फिर 1976 में क्या हुआ, उसको कंट्रोलर के काम से उसको हटा दिया गया और ओनली ऑडिट का काम, आज तक जो काम हो रहा है ओनली ऑडिट का काम ये करती है। यानी ओनली ये क्या करती है, निरीक्षक करती है कि पैसे कहाँ खर्च हुए, इसकी रिपोर्ट बनाती है और बाकी राष्ट्रपति को दे देती है या संसद में दे देती है, तो यही करती है कैग। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान जान लेते हैं, यानी संविधान में इसके क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं। तो आर्टिकल 148 में यानी अनुच्छेद 148 में जो कैग है उसकी नियुक्ति, शपथ और सेवा की शर्तों से संबंधित बात की गई है। यानी आर्टिकल 148 में उसकी कैग की अपॉइंट कैसे होगी, उसकी शपथ और उसकी सेवा कैसे वो कार्य करेगा, इन सब के बारे में बताया गया है बेसिकली। और आर्टिकल 149 में यानी अनुच्छेद 139 में भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों संबंधित बातें की गई है। यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की कर्तव्य क्या होंगे, उसके कार्य क्या होंगे, उसकी पावर क्या होगी, इन सब के बारे में बताया गया है।
अनुच्छेद 150 कहता है कि यानी आर्टिकल 150 कहता है कि संघ और राज्यों को खातों का जो विवरण है राष्ट्रपति के अनुसार कैग की सलाह पर रखना होगा। यानी चाहे संघ सरकार हो, मतलब संघ में राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, जो भी सरकार हो, वो जितने भी पैसे खर्च कर रहे हैं उन सब का जो एक राष्ट्रपति के अनुसार पे उन सब का एक ऑडिट करना, उन सब की जानकारी कौन रखेगा? ये रखेगा, कैग रखेगा। ये संविधान में कहा गया है। अब अनुच्छेद 151 में ये कहा गया है कि अनुच्छेद 151 में ये कहा गया है कि संघ के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपी जाएगी। यानी कैग जितनी भी ऑडिट करेगा, सबको ऑडिट करके क्या करेगा, उसकी जो रिपोर्ट है वो किसको दे देगा? वो संसद को दे देगा, राष्ट्रपति को दे देगा और राष्ट्रपति को दे देगा। और राष्ट्रपति क्या करेगा? वो संसद को दे देगा, यानी पार्लियामेंट को दे देगा। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, तो अपर हाउस एंड लोअर हाउस, यानी लोकसभा एंड राज्यसभा, तो उसको दे देगा और उसमें ये बात उठाई जाएगी। जिसके भी अपोजिट में ये मतलब जो जिस पे ये रिपोर्ट होगी उसके अपोजिट वाले इसको उठाएंगे और जनता के सामने रखेंगे। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखक परिषद की जो रिपोर्ट है वो राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत की जाएगी, जो उन्हें राज्य की विधानमंडल के समक्ष रखेगा। किसी भी राज्य में अगर ऐसा हुआ हो तो उसकी रिपोर्ट क्या करती है? वो जो कैग है वो नियंत्रक महालेखक परिषद की जो रिपोर्ट है, ऑडिट की जो रिपोर्ट है, वो राज्यपाल को दे देता है, यानी गवर्नमेंट को दे देता है वहां की। और वो क्या करता है? वो विधानमंडल के समक्ष इस चीज को रख देता है। यानी विधानमंडल में भी आप तो बहुत सारी पार्टीज के लोग होते हैं, तो वहां पे रख देता है और फिर वहां पे वो क्या करते हैं? अपोजिट पार्टी के लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं और जनता के सामने इस चीज को ले आते हैं। और अनुच्छेद 279 में ये कहा गया है कि शुद्ध आय की गणना यानी कैग द्वारा प्रमाणित की जाएगी, कि जिसका प्रमाण पत्र अंतिम माना जाएगा। यानी कैग के द्वारा ही ये प्रमाण दिया जाएगा, एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि कितने खर्च कहाँ हुए। ओनली कैग के पास ये अधिकार है। तीसरी अनुसूची में ये कहा गया है कि भारत के संविधान की तीसरी अनुसूची के धारा 4 में भारत को कैग और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण करने, संभालने जाने और शपथ का प्रावधान है। यानी इसमें ये कहा गया है कि जो कैग है यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, उसकी जो शपथ है वो भी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जो सबसे मुख्य न्यायाधीश होते हैं उसके बराबर ही उसको शपथ भी लेनी पड़ेगी, वैसे ही उसकी नियुक्ति भी वैसी होगी और उसको पद से भी वैसे ही हटाया जाएगा और उसका वेतन भी उतना ही होगा। उसके बाद 6ठी अनुसूची में इस अनुसूची के अनुसार जिला परिषद या क्षेत्र परिषद जो होता है, जो जिला और क्षेत्र परिषद होता है, उसके खातों और राष्ट्रपति की अनुमति के साथ कैग द्वारा अनुमोदित जो प्रारूप के अनुसार इसे रखना चाहिए। यानी वो कहता है कि 6ठी अनुसूची, इस अनुसूची के अनुसार जिला परिषद और क्षेत्र परिषद जो होता है, तो ये क्या करता है? राष्ट्रपति के अनुसार कैग द्वारा अनुमोदित जो प्रारूप को अनुसार रखना चाहिए, इसको इसमें जोड़ा जाता है। इन निकायों के खाते का जो लेखा जोखा यानी जितने भी इसको ऑडिट करती है कैग, और इस तरह से करना होगा कि कैग उचित इसे समझा जाए। ऐसे खातों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को प्रस्तुत करता है और राज्यपाल क्या करता है? विधानमंडल के सामने रख देता है। अब देखते हैं कैग की स्वायत्तता क्या है। यानी कैग क्या मतलब कैग की उसकी खुद की शक्ति वगैरह क्या है, उसकी पावर्स वगैरह। तो कैग की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए संविधान में कई प्रावधान किए गए हैं। कैग जो है वो राष्ट्रपति की सील और वारंट द्वारा नियुक्त किया जाता है, यानी जो प्रेसिडेंट है उसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और इसका जो कार्यकाल है यानी इसका जो टाइम पीरियड है वो 6 इयर्स के लिए होता है। और इसकी जो मतलब मैक्सिमम जो एज है वो 65 होती है, यानी इस आयु तक होता है। दोनों में से जो भी पहले हो उसको इसमें अपॉइंट किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। यानी कैग को कैसे हटाया जा सकता है? कैग को ओनली प्रेसिडेंट हटा सकता है, जैसे मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के, उसको हटाया जाता है, बिल्कुल ऐसे ही इनको भी हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीकों के बिल्कुल समान होता है। यानी अगर वो कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो उन्हें हटाया जा सकता है। एक बार कैग के पद से सेवानिवृत्त होने और इस्तीफा देने के बाद वे भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी भी कार्यालय में पदभारी नहीं ले सकता है। यानी अगर उसको निष्कासित कर दिया गया, उसको मतलब हटा दिया गया पद से,
उसको इस्तीफा दे दिया गया, उसको रिजाइन दे दिया गया उस पद से। तो उस रिजाइन देने के बाद जो कैग का अधिकारी होगा वो किसी भी सरकारी जॉब में या किसी भी पद पे, किसी भी पोस्ट पे वो जॉब नहीं ले सकता है, नियुक्त नहीं, अपॉइंट नहीं हो सकता है। ये रूल है। जो कैग का अधिकारी बन गया उसके बाद उसको अगर हटा दिया गया कैग के पद से, पोस्ट से, तो उसके बाद वो कोई जॉब मतलब सरकारी नहीं कर सकता है, बिल्कुल अलाउ नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ऐसे में बहुत से होते हैं भ्रष्टाचार कर लेते हैं, वो कहते हैं कि हमें इस्तीफा मिल जाएगा उसके बाद हमें इस पद पे रख लेना, इसलिए वो बहुत सारा क्या करते हैं, घोटाला कर लेते हैं। इसलिए ऐसा प्रावधान दिया गया है कि कैग के अधिकारी एक बार जो बन गया और इस्तीफा मिल गया उसके बाद उसे कोई सरकारी जॉब या कोई पद नहीं मिल सकता है, उनको घर बैठना पड़ता है। तो कैग जो है भारत में सरकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था की एक कड़ी है। कैग जो है वो लोकतंत्र की यानी डेमोक्रेसी की व्यवस्था की एक क्या है, एक बहुत मजबूत कड़ी है, चैन है। अन्य कड़ियों में सर्वोच्च न्यायालय, चुनाव आयोग और संघ लोक सेवा आयोग भी शामिल है। इन जो चैन में क्या क्या शामिल है, सुप्रीम कोर्ट शामिल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शामिल है, संघ लोक सेवा शामिल है। ये सब क्या है, इस डेमोक्रेसी की एक चैन है। कोई भी मंत्री संसद में कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, यानी कोई भी जो मंत्री है वो क्या है, वो जो कैग है कैग का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है, यानी उसके प्रति मतलब उसको रिप्रेजेंटेड नहीं कर सकता है। कैग का जो वेतन और अन्य सेवा शर्तें नियुक्त के बाद विभिन्न कम नहीं की जा सकती, यानी कैग का वेतन जो है वो किसी भी शर्त पे कम नहीं की जा सकती, जितनी फिक्स है उसकी उतनी ही रहेगी, जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलती है उतनी ही इसको भी मिलेगी। उसकी प्रशासनिक शक्ति और भारतीय लेखा परीक्षक और महालेखक परीक्षक सेवारत अधिकारी की सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा उसके परामर्श के बाद ही निर्धारित की जाती है, यानी उसकी प्रशासनिक शक्ति, उसके एडमिनिस्ट्रेशन जो पावर है वो भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग में काम करने वाले अधिकारियों की जो शर्तें होती हैं और राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट द्वारा जो भी बात बोली जाती है परामर्श उसके सजेशन पे ही ये करा जाता है। उसके बाद कैग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय जिसमें सभी वेतन भत्ते और पेंशन शामिल है वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, जिस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता। यानी कैग का जो कैग का कार्यालय का प्रशासनिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या होता है, उसके जो वेतन होते हैं और उसकी जो सैलरीज होती है, उसकी जो पेंशन होती है वो भारत सरकार द्वारा ही दी जाती है और इसमें कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। इसके बाद जाते हैं कैग के कार्य क्या है और इसकी शक्ति क्या है, यानी कैग कैसे कार्य करता है और इसकी पावर्स क्या है। तो कैग को विभिन्न स्रोतों से ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त होता है, जैसे संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 तक कहा गया है, जैसे मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है इसके बारे में। नियंत्रक और महालेखक परीक्षक यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये क्या, इसके कर्तव्य, इसकी शक्ति और इसकी सेवा की शर्तें जो है उसका अधिनियम 1971 में महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में बताया गया है कि क्या क्या करेगा। भारत सरकार के निर्देश के अनुसार लेखा और महालेखक परीक्षक विनियम 2017 के तहत ये बताया गया है। तो कैग भारत की संचित निधि और प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जिसकी विधानसभा होती है उसकी संचित निधि से संबंधित खातों के सभी प्रकार को जो खर्चे होते हैं उन सबका ऑडिट करती है, उन सबका निरीक्षण करती है। भारत की आस्मिक निधि यानी भारत की जितने भी पैसे हैं, जितने भी टैक्स से आते हैं, जितने भी फंड से आते हैं, हर चीज से जो भारत सरकार जो पैसे कमाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, वो भारत के सार्वजनिक खाते के साथ साथ वो राज्य की आस्मिक निधि जो उस भारत सरकार की जो वो फंड होती है जो इमरजेंसी के लिए रखी जाती है, इन सभी खर्चों का क्या करती है, ऑडिट करती है। यानी एक तरह का ये बैंक ऑडिट करता है भारत सरकार के अन्य सभी पैसों का जो वो जहां जहां खर्च कर रही होती है, इसकी रिपोर्ट तैयार करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी भी विभाग के सभी ट्रेंडिंग विमान लाभ हानि खातों, बैलेंस शीट, अन्य अतिरिक्त खातों की ऑडिट करता है। यानी कि भारत सरकार केंद्र सरकार के सभी बैंक रिलेटेड निर्माण लाभ कितना हुआ है, हानि कितना हुआ है, बैलेंस कितना उसके पास, इन सब की शीट तैयार करता है, इन सब की ऑडिट करता है। जैसे हमारे घर में हमारा कोई हेड होता है या किसी कंपनी का कोई ऑडिटर होता है, ऑडिटर जनरल आपने सुना होगा, उस कंपनी के सारे खर्चों को
लिस्ट बनाता है, कितना माल कहाँ गया, ये सब ऑडिट करता है। तो यही ये काम करता है। इससे संबंधित कानून द्वारा आवश्यक होने पर वह केंद्र या राज्य के राजस्व वित्तपोषी होने और निकायों, प्राधिकरणों को, सरकारी कंपनियों और निगमों और निकाय की आय व्यय का परीक्षण करता है। यानी ये संबंधित कानून जितने भी केंद्र सरकार कानून बनाती है और जिसमें राजस्व, उसका जो राजस्व होता है, उसकी जो फंडिंग होती है, उसकी जो वो सब जितने भी जगह खर्च किए जाते हैं, उन सारी कंपनियों का आय व्यय यानी जितना भी आ रहा है जा रहा है पैसा, उन सब का क्या करता है, ऑडिट करता है। तो राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा अनुशंसित किए जाने पर किसी अन्य प्राधिकरण के खातों को ऑडिट करता है, जैसे कोई स्थानीय निकाय हो। राष्ट्रपति और राज्यपाल यानी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के कहने पे ये क्या करता है, ये सभी खातों की ऑडिट करता है, चाहे वो स्थानीय निकाय की ही संस्था क्यों ना हो, सबकी करता है ये। केंद्र और राज्य के खाते जिस प्रारूप में रखे जाते हैं, उनसे संबंधित राष्ट्रपति को क्या करता है, ये सलाह भी देता है। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को क्या करता है, वो राष्ट्रपति को सौंपता है। वो ऑडिट करने के बाद ये सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देता है और राष्ट्रपति क्या करता है, संसद में यानी पार्लियामेंट के दोनों सदन जो होते हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, विधानसभा और लोकसभा, इसमें उसको रिपोर्ट को दे देते हैं। किसी राज्य के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राज्यपाल को सौंपता है। राज्यपाल जो होता है वो विधानमंडल के समक्ष दे देता है। और किसी राज्य का जब निरीक्षण करता है यानी ऑडिट करता है, ये तो केंद्र पे करता है तो राष्ट्रपति को दे देता है, और किसी स्टेट का करता है तो उस स्टेट के राज्यपाल को दे देता है, और राज्यपाल क्या करता है, विधानमंडल में दे देता है। संसद की लोक सेवा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी के मार्गदर्शन, मित्र और सलाहकार के रूप में भी ये क्या करता है, कार्य करता है। अब देखते हैं कैग और लोक सेवा समिति क्या होती है। तो लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया था, गठित किया गया था, फाउंड किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ये एक संसद द्वारा समिति है, संसद द्वारा इसको किया गया था। कैग की ऑडिट रिपोर्ट केंद्र सरकार और राज्य सरकार में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। जो इस कैग द्वारा जितनी भी ऑडिट करी जाती है उसकी रिपोर्ट होती है, वो केंद्र सरकार की जो रिपोर्ट होती है, केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो रिपोर्ट होती है वो लोक सेवा समिति को सौंपी जाती है। यानी केंद्र सरकार की रिपोर्ट होती है तो वो क्या की जाती है, राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति दोनों सदन में दे देता है। और अगर राज्य सरकार की रिपोर्ट होती है तो वो राज्यपाल को दे देता है और राज्यपाल विधानमंडल में दे देता है। तो विनियोग खातों में वित्त खातों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों पर ऑडिट रिपोर्ट की जांच लोक लेखा समिति द्वारा की जाती है। केंद्रीय स्तर पर इन रिपोर्टों में कैग द्वारा राष्ट्रपति के प्रस्तुत किया जाता है और संसद में दोनों सदनों में इसको बांट दिया जाता है। संसद की सभी जरूरी मामलों की सूची तैयार करना और लोक समिति को इसे सौंप देता है और लोक समिति इसका कार्य करती है आगे का। क्या कभी कभी राजनेता और सरकारी अधिकारियों के बीच व्याह अनुवाद भी करता है, यानी वो सरकारी अधिकारियों और जितने भी कर्मचारी होते हैं उसके बीच भी क्या करता है, अनुवाद करता है, उस चीज को बताता है। कैग यह देखता है कि उसके द्वारा प्रतिपादित सुधार कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है अच्छे से। वह मामले को लोक सेवा समिति द्वारा भेजता है और आवश्यक कार्रवाई कराने की मांग भी करता है। अब देखते हैं कैग की चुनौतियां क्या है और इसके अवसर क्या है। तो वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है, यानी बहुत ज्यादा कठिन होते जा रहा है, क्योंकि क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, सब चीज अलग हो रहा है अब, क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन में भी खामियां का पता लगाना आसान नहीं है। तो इसलिए कैग की जो चुनौती है वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार पर कड़ी नजर रखने के साथ साथ कैग अब सभी सार्वजनिक निजी सहभागी परियोजना यानी पीपी का ऑडिट भी करता है। यानी पहले तो एक केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो फंड होती है उसको ऑडिट करता था, पर अब जो सार्वजनिक निजी सहभागी होती है, ये क्या होती है, ये कोई कंपनी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा अभी, जैसे कि कोई कंपनी, बड़ी कंपनी है, कोई बड़ी कंपनी जब सरकार के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो कहती है कि ठीक है, अगर सरकार रोड बनाना चाहे और उसने किसी मान लो उसने किसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट करके क्या कहती है कि 6 साल तक आप टैक्स मत दे रहा और फिर आप रोड बना, वो कंपनी क्या करती है, वो रोड बना देती है वहां पे। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, वो रोड बना देगी पर 6 साल तक वो फिर उसको टैक्स नहीं देना पड़ता, मतलब कोई शर्तें रख देती है सरकार। तो इसको ही कहते हैं सार्वजनिक निजी सहभागी यानी पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट जो सेक्टर की जो होती है। इस चीज की भी क्या करता है, ऑडिट अब करने लगा है कौन, कैग।
तो कैग की नियुक्ति के लिए कोई भी मापदंड या प्रक्रिया संविधान या कानून में निर्धारित नहीं की गई है। यानी कैग की जो नियुक्ति के लिए कोई भी मापदंड है उसकी प्रक्रिया कानून द्वारा अभी नहीं निर्धारित की गई है। कार्यपालिका को यह शक्ति दी गई है कि वह अपनी पसंद के व्यक्ति को कैग के रूप में नियुक्त कर सके। यह विश्व में प्रचलित तरीकों के साथ मेल नहीं खाता है। यानी कार्यपालिका जो होती है राष्ट्रपति से नियुक्त करती है, इसका पूरा अधिकार उसको दिया गया और ये एक तरफ से ठीक नहीं माना गया है। ये इसकी चुनौती है। कैग को किसी भी सरकारी कार्यकाल का परीक्षण करने और किसी भी खाते को मांगने का अधिकार है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हो पाता है। कैग को यह अधिकार संविधान द्वारा ही दिया गया है कि वो किसी भी कार्यालय की कोई भी जो रिपोर्ट है उसको मांग के उसको ऑडिट कर सके। पर क्या है, आजकल लोग जो नेता हैं वो देते नहीं है, भ्रष्टाचार हो गए हैं, इस वजह से इसकी चुनौतियां बढ़ गई हैं। इसके अलावा ऑडिट में बाधा डालने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण दस्तावेज की आपूर्ति ऑडिट प्रक्रिया उसके अंत में की जाती है। फिर क्या होता है, फिर जो आरटीआई होती है, आरटीआई अधिनियम 2005, जिसमें क्या होता है, सरकार जिस भी मतलब आरटीआई के तहत आप भी ओनली क्या कर सकते हो, बहुत कम पैसों में, जैसे कि 10 रुपए में क्या होता है, आप सरकार से ये मतलब आरटीआई के थ्रू आप ये देख सकते हो कि उसने कहाँ पे ये पैसे खर्च किए हैं। मतलब किसी भी संस्था में अगर सरकार ने पैसे लगाए हैं और आप जानना चाहते हो कहाँ पैसे खत्म हुए हैं, तो आप जो आरटीआई है उसके तहत 2005 के अधिनियम 10 रुपए में ओनली देख सकते हैं। तो इसके तहत इसको भी इसमें रखा गया है। इसके तहत नागरिकों के महीने के भीतर जानकारी प्राप्त करने के अधिकार की तरह ऑडिटरों को भी 7 दिनों के भीतर प्राथमिकता के आधार पर रिकॉर्ड उपलब्ध किए जाने चाहिए। मतलब क्योंकि जो हम लोग हैं हम लोग आरटीआई के तहत देख सकते हैं कि सरकार ने कितने पैसे कहाँ लगाए हैं। तो जब तक ये कैग अगर रिपोर्ट तैयार नहीं करेंगे और इस पे अपलोड नहीं करेंगे तो हम देखेंगे कहाँ से, इसलिए इनको ये भी काम 1 महीने के अंदर करना होता है। उसके बाद वर्ष 2015 में संसद और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों ने लोक रेखा समिति की अखिल जो भारतीय सम्मेलन में क्या किया था, कैग की पूर्ण स्वायत्तता और लोक लेखा समिति सदस्य बनाए जाने पर चर्चा की थी, जैसे यूके और ऑस्ट्रेलिया में भी होता है। हालांकि भारतीय संविधान में जो कैग है वो 6 साल का कार्यकाल इसका होता है, यानी इसका जो समय है टाइम पीरियड वो 6 ईयर होता है। और इसकी जो मतलब मैक्सिमम मतलब उम्र जो होती है वो होती है 65 साल की उम्र। और इसकी शर्त इसके वास्तविक कार्यकाल की अवधि को कम कर सकती है। जो कार्यकाल कम होने पर नेतृत्व निरंतर और विशेषज्ञ की कमी के कारण संस्था के स्वतंत्र और उचित कामकाज में भी बाधा उत्पन्न होती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो यूके है, यूके के जो कैग है और जो अमेरिका के नियंत्रक जो है वो उनका जो कार्यकाल है वो 10 और 15 वर्ष का होता है, पर हमारे इंडिया में क्या है 6 वर्ष का होता है। संघ और राज्यों के खातों के ऑडिट का काम वास्तव में इंडियन ऑडिट एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट यानी जो आईए और एडी है उसके अधिकार द्वारा कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। हालांकि भारत में जो आईए और एडी के कार्य हैं उसमें वैधानिक मान्यता नहीं दी गई है, जैसा कि यूके के राष्ट्रपति लेखा परीक्षक कार्यालय यानी नेशनल ऑडिट ऑफिसर में होता है। आईटी एक्ट की दर्ज में जो आईए और एडी है उसको अधिनियम निकाय के रूप में भी मान्यता देने और शक्ति प्रदर्शन करने से ऑडिट की गुणवत्ता में सुधार और तथा एआई और एडी के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों की विश्लेषणा इसमें क्या होगी, बढ़ेगी। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या इसका निकल सकता है। तो हालिया समय में कुछ ऑडिट के दौरान नुकसान के बढ़े हुए अनुमान से भारी आंकड़ों के कारण जो कैग है उसकी आलोचना की जा रही है। क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा ऑडिट हो रही है और नेताओं के ऊपर जो आरोप लगते हैं कि उन्होंने ऐसे पैसे खर्च किए, इससे इन्हीं पे सवाल उठ रहे हैं कैग पे। इस तरह के आरोपों से बचने के लिए कैग को कठोर मानकों का पालन करना चाहिए ताकि ऑडिट की अखंडता बाहरी विचारों से प्रभावित ना हो सके। सरकारी धन और सार्वजनिक वस्तुओं का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हो रहा है आज के टाइम पे। इसे रोकने के लिए कैग को अपने ऑडिट तंत्र में बदलाव करने चाहिए। आजकल बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कैग को बड़े बड़े कदम उठाने चाहिए और इनको शक्तियां भी देनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कैग को सतत विकास लक्ष्यों में ऑडिट करने और जीएसटी का कार्यवंत मुद्दों की जांच के लिए तैयार किया जाना चाहिए। कैग को और क्या करना चाहिए,
जो हमारे विकास लक्ष्य हैं जितने भी हमने मतलब सरकार द्वारा बनाए गए हैं, उसके जीएसटी जो कार्यकाल है उस पर जितना जीएसटी लगेगा, इस सब की तैयारी भी करनी चाहिए। बिग डेटा क्रांति के मद्देनजर कैग ने वर्ष 2016 में डेटा जो मैनेजमेंट पॉलिसी के साथ काम किया तथा दिल्ली में डेटा मैनेजमेंट और एनालिटिक्स के एक केंद्र भी इसने स्थापित किया है दिल्ली में 2016 में। तो कैग ने संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय का सफलतापूर्वक ऑडिट किया जिसमें विविध जटिल कार्य शामिल है। ये भारत के जो कैग की विश्वसनीयता को दर्शाता है। तो करंटली में भारत की जो वर्तमान कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है यानी नियंत्रक और महालेखक परीक्षक है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आप याद रखिएगा, गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, करंटली में हमारे कैग के अधिकारी है। तो आपका ये पूरा जो यूनिट होता है, यूनिट नंबर 7 यानी भारत की नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, वो होता है आपका यहाँ पे खत्म। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो धन्यवाद।